सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपका? एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। क्या मतलब? देखो, हमारा एग्रीमेंट क्या होता है? जब हमारे पास ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाएंगे, ठीक है, वो होगा एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब हमारे पास एग्रीमेंट बन जाएगा और वो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है, वो लीगल रूल्स को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो इलीगल होगी, वो हमारा होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके। तो इसके इसेंशियल्स क्या हैं कि 2 पार्टीज़ हमारी होनी चाहिए, ठीक है। एक वो जो ऑफ़र दे रही है, एक वो जो ऑफ़र एक्सेप्ट करेगी। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एग्रीमेंट। और अगर ये लीगली इन्फोर्सेबल हुआ तो ये बना देगा कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? अब इसके अंदर केस लॉ क्या बोलती है? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड सन एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गई पहले, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट हो गई। उसके बाद एसेट जो थी उसको डिवाइड किया गया पार्टनर्स में। अब ये जो थी सेल नहीं थी, क्योंकि पार्टनर जो होते हैं वो जॉइंट ऑनर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ? जो हमारी पार्टनरशिप फर्म थी उसके पार्टनर जॉइंट ऑनर्स थे। ओके, सो अब वो बायर और सेलर दोनों तो नहीं हो सकते। अब वो क्या चाहती थी स्टेट ऑफ गुजरात की, रमनलाल पर सन और जो भी है इनकी कंपनी, इस पर क्या लगाया जाए? टैक्स लेनाई किया जाए। पर इस पर नो टैक्स विल बी रिलाइड बिकॉज पार्टनर्स आर द जॉइंट ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, हमने अगर एग्रीमेंट किया है ना, वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा नहीं जब तक हमारा लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो पार्टीज़ को, दोनों पार्टीज़ को क्या होना चाहिए कि वो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ना बनाए किसी इलीगल तरीके से और इलीगल तौर पर, कि जैसे पहली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना ले कि मैं बाद में इसका फ़ायदा उठा लूँगा, स्कैम कर लूँगा, फलाना कर लूँगा, ठीक है, तो उस वजह से नहीं बनाए। ठीक है, पार्टीज मस्ट टेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स, बोथ द पार्टीज़ के द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंडर केस लॉ आता है बालफोर वर्सेस बालफोर का। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? हस्बैंड प्रॉमिसेस टू पे वाइफ एवरी मंथ सम बट फेल्स टू डू सो। वाइफ ने क्या किया? उसको स्यू कर दिया। क्या हुआ? एक हस्बैंड था, ठीक है, उसने मना करा, उसने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि मैं एवरी मंथ क्या करूँगा, तेरे को एक सम ऑफ मनी दूंगा, मतलब कुछ पैसे दूंगा, ठीक है, बट उसने वो मतलब उससे नहीं दे पाया वो, ठीक है। तो उसने वाइफ ने क्या कर दिया? उसको स्यू कर दिया। अब भाई ये कुछ बना, उसकी वाइफ ने उसको स्यू कर दिया। इट इज़ अ सोशल केस, है ना। इसमें कोई उसने एग्रीमेंट तो किया नहीं कि ऐसा वैसा वैसा, इसमें कोई लीगल तो था ही नहीं ना कुछ भी, कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनवाया उसने कि मैं तेरे को दूंगा या फिर ऐसे करूँगा, उसने बोला, उसने मान लिया। इट्स ओरल ऑफर, ठीक है, पहली बात तो। और तो ये, और दूसरी बात कि सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है, ये पार्टीज़ क्या था, इंटेंड ही नहीं कर रही थी कि लीगल रिलेशनशिप कोई बनानी है। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें जो है पार्टीज़ को नहीं करनी है, उनको हमेशा लीगल तरीके से रिलेशंस बनाने हैं। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है? अदर फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या हुआ? देखो, इसमें क्या आएगा आपका कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है आपका, ठीक है, अदर फॉर्मेलिटीज़, अदर। अब देखो, हमारी पहली फॉर्मेलिटीज़ हमारी की 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। सेकंड वन हमारे पास आ गई, ये पार्टीज़ को क्या करना चाहिए? लीगल रिलेशंस बनाने चाहिए। अब जब बात आएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की और इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है, ये यूजुअली ज़मीन पर ही होंगे प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। इंश्योरेंस भी आपके बड़े बड़े एसेट्स होंगे, उनमें होंगे, ठीक है। तो जब इन पर बनाएंगे हम, तो क्या होना चाहिए? ये कौन से? राइटिंग रजिस्टर्ड, और ये या तो लिखित रूप में होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे कि बताना मैंने आपको, ठीक है। और दूसरी बात, ये रजिस्टर्ड होने चाहिए और ये स्टैम्प्ड होने चाहिए, ठीक है। जो अदर फॉर्मेलिटीज़ है उनको भी सर्टेन केसेस में पूरा करना चाहिए। दैट इज़ द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ है आपका सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में क्या आता है कि एक एग्रीमेंट जो होता है वो सर्टेन होना चाहिए, नो वैग्यू नहीं होना चाहिए और इनडेफिनेट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एक एग्जांपल लेते, देखो, मैं श्रेया हूँ, ठीक है, मैंने किसी को कहा, किसका, जैसे सोचो किसी का भी नाम ले लो, प्रिया, ठीक है। सो मैंने प्रिया को कहा कि मैं तेरे को ये दूँ, मतलब कुछ खाने के लिए दूँगी, ठीक है, बट मैंने उसको ये तो बताया ही नहीं। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को 3 पैकेट खाने के दूँगी, पर ये तो बताया नहीं कि क्या खाने को दूँगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मेरा ऑफ़र है ही नहीं, सर्टेन ही नहीं है,
ना तो मतलब है और वैग्यू भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, मेरा मेरा जो था है ना एग्रीमेंट, अब मैंने उसको बोल दिया कि मैं तेरे को दूंगी, भाई क्या दूंगी, है ना। सो ये क्या होगा, मेरा ना तो ऑर्डर सर्टेन है और दूसरी बात की वैग्यू ऑर्डर है, ठीक है। और इनडेफिनेट, मैं तेरे को हमेशा के लिए खाने को देती रहूँगी। ओ भाई देखो, एक टाइम आएगा मैं मर जाऊँगी या फिर उसको कुछ हो जाएगा, है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम सर्कमस्टांसेस, देयर आर मैनी थिंग्स, ओके। तो इनडेफिनिट ऑर्डर जो है वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इनडेफिनिट भी नहीं होना चाहिए, वैग्यू भी नहीं होना चाहिए और सर्टेन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें क्या होना चाहिए कि दोनों पार्टीज़ को ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। देखो अब देखो, मैंने अगर किसी को ऑफ़र दिया है, मैंने बोला कि जैसे हमने किसी का नाम लिया दिव्या, ठीक है। मैंने दिव्या को कहा कि दिव्या मैंने तुम्हें ये पेन देना है ना। अब जब तक दिव्या हाँ नहीं करेगी मैं उसको दे तो सकती नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक्सेप्टेंस खुद ही हो जाएगी, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। ये जो है या तो खुद होगी, ठीक है, पहले खुद हम ऑफ़र देंगे, ओके, और उसके बाद जब दूसरा इफेक्ट एक्सेप्ट करेगा तब होगी, अपने आप नहीं होगी, ठीक है। सो इट कैन बी डन विदाउट इट विद अस, है ना, और ना तो इन्फोर्स होगी ये अपने आप, ओके। तो एग्जांपल में जैसे देखो, मैंने बोल दिया कि दिव्या मैंने ना तेरे जैसे समझो, ऐसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यार तेरे साथ वाला वो पड़ोसी तरह मरा था, मैं उसको जिंदा कर दूँगी। इट्स ए इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई कैन मेक अ डेड पर्सन अलाइव। सो ये क्या हुआ, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होने चाहिए, उन दोनों में पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स की, ठीक है। अब ये सारे जो थे ये वो सब थे, ठीक है, ये वो इसेंशियल्स थे जो हमारे इंक्लूडेड नहीं है सेक्शन 10 में। अब हम उनको पढ़ेंगे जो हमारे इंक्लूडेड है सेक्शन 10 में। सो चलिए उन्हें पढ़ते हैं। सो फर्स्ट आ गया हमारे पास ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। ये ज़रा जी एक्स्ट्रा लग गया है, इसे इग्नोर करें। देखो, एक बंदा करेगा ऑफ़र, दूसरा करेगा एक्सेप्ट। जब ऑफ़र हो जाएगा तो फिर दूसरा एक्सेप्ट करेगा तो उसे कहेंगे एक्सेप्टेंस। ये दोनों किसके लिए लीड करते हैं, कंसाइड्रेशन के लिए। कंसाइड्रेशन क्या होता है, किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को देना, ठीक है। जैसे ऑफ़र करेंगे कि ये तू ले ले, तो इसके बदले मेरे को, जब मैंने एक्सेप्ट किया तो ऐसे फ्री में तो देंगे नहीं, कुछ मेरे को भी देना पड़ेगा और कुछ उसको भी मेरे को देना पड़ेगा लेने के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज़ फ्री कॉन्सेंट। हमारे पास कॉन्सेंट मतलब क्या होता है, देखो, सेम थिंग इन सेम सेंस, सेम चीज़ सेम सेंस में। जैसे मैंने आपको वो बताया था पीछे, इस्लाम वाला बताया था ना मैंने, उसमें क्या हुआ, देखो हम एग्रीमेंट्स करते थे, है ना, वैसे हम मतलब कोई भी सोशल एग्रीमेंट करते थे तो वहाँ क्या होता था, मतलब डायरेक्टली, है ना, हम मतलब जब हमारा सेकंड वाला आया था, जैसे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हम, तो वहाँ पे जैसे कबूल वर्ड का यूज़ हुआ था, है ना, अकड़ वर्ड का यूज़ हुआ था। ये वर्ड्स जो थे कंजक्शन वगैरह, है ना, कबूल, एक्सेप्टेंस, ऑफर के लिए जो यूज़ हुए थे, तो ये वर्ड जो थे सेम मतलब था इनका, तो वो कॉन्सेंट सेम था, पर वहाँ पे क्या थी, बात थोड़ी सी अलग थी। तो फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, व्हेन कॉन्सेंट जो है वो किसके के लिए नहीं होते, देखो कॉर्जन वगैरह, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। कॉर्जन मतलब किसी को दबाव डालना, है ना, इन्फ्लुएंस नहीं, फ्रॉड कर दिया, किसी का स्कैम हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन, उस बात को अच्छे तरीके से नहीं बताया, जिस तरह से उसे बताना था उस तरह से प्रेजेंट नहीं करा, किसी और वे में बता दिया। मिस्टेक, कोई गलती हो जाना। यहाँ मिस्टेक जो होता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो चार होते हैं ये होते हैं वॉइडेबल, ठीक है। सो आगे चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, मेजर 18 ईयर से अबव, 18 प्लस, ठीक है। साउंड माइंड, जिसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं होगी। नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, उसने पहले कोई ऐसा काम ना करा हो जो गलत हो, ठीक है। और जो कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, वो है माइनर। आ भी सकते हैं माइनर, पर उनके लिए फिर देखो शर्तें और जैसी हो जाती है उनको, फिर जैसे हमारे पार्टनरशिप में भी होता था ना कि जैसे माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में लाए तो सुख का वो साथी है, दुख का नहीं है, दुख में वो कुछ भी नहीं करेगा, है ना। उसी तरह से जो ल्यूनेटिक इडियट, थोड़े मानसिक स्थिति जिनकी खराब होती है, ड्रंकन पर्सन, यू नो, अलाइन एनिमी, जैसे वो कभी कभी होता है ना हमारे एक दूसरे के
जानी दुश्मन वही साहब है ना, तो वो भी मतलब इस तरह से मतलब पहले से उन्होंने कोई गलती कर रखी है या फिर बहुत कुछ होता है, ठीक है। कन्विक्ट्स, फॉरेन सर्वर्जन्स, इंसॉल्वेंट, मतलब बहुत सारे होते हैं, कई होते हैं जासूस आ जाते हैं, वो भी नहीं हमारे कॉन्टेक्ट्स में आ सकते। मतलब कैपेसिटी होती है पार्टीज़ की मतलब फ़ॉरेन से पहले देखना पड़ता है NRI NRO का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया कंसाइड्रेशन का। कंसाइड्रेशन यू नो क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था पहले कि किसी चीज़ के लिए कुछ चीज़ को देना। तो उसी तरह क्विड प्रो क्यू, ये जो है इसे याद रखना है आपने, ठीक है। जब भी आपको अगर केस लॉ का ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए कंसाइड्रेशन में। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, किसी चीज़ के बदले कुछ देना। अब वो कैश भी हो सकता है या फिर काइंड, कोई वस्तु वगैरह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ लॉफुल कंसाइड्रेशन एंड ऑब्जेक्ट। अब जो कंसाइड्रेशन है, पहली बात तो वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है। और अब कंसाइड्रेशन इज़ अनलॉफुल। जब अनलॉफुल वो कब होगी, ठीक है, इलीगल कब होगी, अगर जो हमने किया है ना, जो एग्रीमेंट हमने किया है वो प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा। मतलब लॉ, जो कानून है वो नहीं मानता कि इसको करना अनिवार्य है, ठीक है। इट वुड डिफीट प्रोविजंस ऑफ लॉ इफ फ्रॉडलेंट। अब फ्रॉड भी हो सकते हैं, ठीक है। कंसाइड्रेशन में देखो, मैंने देखो एग्रीमेंट वगैरह बना दिया, इलीगल सब है। जब मैंने कंसाइड्रेशन करी तो मैंने उसके साथ फ्रॉड कर दिया, उससे बिना बताया सब कुछ कर लिया, है ना, इन्वॉल्व्स। अब देखो अगर कंसाइड्रेशन में ऐसा होता है किसी चीज़ के लिए थ्रेट, ठीक है, कोई थ्रेट मरने का, कुछ डरा मतलब डरा रहे हैं, ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं इंजरी टू एनी पर्सन या फिर किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाना, वो भी अनलॉफुल है, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट अगर उसको रिगार्ड मतलब कोर्ट जो कहता है, कोर्ट भी कहता है कि ये गलत है और ये पब्लिक पॉलिसी जो हमारी सोसाइटी है उसकी अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी हमारा ये अनलॉफुल होगा, ओके। उसके बाद है नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड और इलीगल। इसमें क्या हुआ, देखो ये वॉइड वगैरह जो है ना, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में मतलब मैं प्रॉपर समझाऊंगी, अभी हम इसका सिर्फ मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसके आगे हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है। तो इलीगल मतलब क्या होता है, इलीगल में क्या होगा, देखो अगर मैं किसी को डरा धमकाने की कोशिश कर रही हूँ, थ्रेट टू कमिट, है ना, मर्डर, कि मैं, तूने ये नहीं किया तो मैं तेरे को मार दूंगी, ठीक है, तूने ये नहीं करा तो मैं ऐसा कर दूंगा, तूने ये नहीं करा तो मैं तेरे घर वाले को मार दूंगा, दैट इज़ इलीगल। वी कांट फोर्स एनीवन, ठीक है। वॉइड, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा। देखो इसमें क्या आ गया, आप किसी को ये भी नहीं बोल सकते, देख अगर तूने ऐसा हाँ नहीं बोला तो मैं तेरे से मतलब मैं तेरे को, तो इसका मतलब हुआ कि मैं तेरे को शादी को हाँ कर दूंगा, नॉट एट ऑल, मैं तेरा सारा बिजनेस उठा लूँगा, नो, ओके। तो ये हो गए हमारे वॉइड, लीगल प्रोसीडिंग जिसमें नहीं होगी, है ना। अब हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इलीगल। अब हमारा जो है ना तो वो इलीगल होना चाहिए ना वॉइड होना चाहिए। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।